तो इन द लास्ट वीडियो हमने बेसिकली बात करी थी कि किस तरीके से एडवेंट हुआ था हमारे यूरोपियंस का, उसके बारे में हमने बात करी। एडवेंट के बारे में बात करी कि सबसे पहले हमारे पोर्चुगीज़ आए, उसके बाद हमारे वी हैव ब्रिटिशर्स, देन वी हैव डच, है ना, और वी हैव डच दैन ब्रिटिशर्स। हाँ, पहले डच आए थे, फिर ब्रिटिशर्स, एंड देन लास्ट में दर्ज अ फ्रेंच आए। और किस तरीके से फिर हमारे जो दैट इज़ पोर्टुगीज़ हैं, उनका एक्सपेंशन देखा, उनका डिक्लाइन देखा, है ना। इंग्लिश का एक्सपेंशन हमने देखा। उसके बाद सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हमारा दैट इज़ एक्सपेंशन होता है हमारे ब्रिटिश पावर का, है ना। तो ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन हम इसके तहत जो है समझेंगे। तो तब ब्रिटिश पावर आ रही थी, तो उस टाइम पे हमारी बंगाल, मैसूर, पंजाब, बेसिकली मोटी मोटी हमारी स्टेट्स थे, और उनसे हमारी जो है ब्रिटिशर्स कैसे जीतते हैं। सो हम इस चीज़ के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वी विल सी। ठीक है, रिकॉल करते हुए चलेंगे। बाकी सबसे पहले बात करूँ अगर बंगाल की, तो बंगाल की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे मुर्शिद कुली खान उसके जो है एक तरीके से बंगाल के सूबेदार अपॉइंट हुए थे सबसे पहले। मतलब एक तरीके से गवर्नर, है ना, सूबेदार इसलिए का गवर्नर। तो गवर्नर थे, सूबेदार थे वहाँ के, ठीक है, कहाँ के, बंगाल के। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जब वो हमारे गवर्नर रहते हैं उस टाइम पे फारूक सियार कौन रहता है, हमारा एम्प्रर रहता है, मुगल एम्प्रर रहता है। और वो बेसिकली क्या दे देता है, गवर्नशिप ऑफ द उड़ीसा दे देता है हमारे मुर्शिद कुली खान को। मतलब उड़ीसा बंगाल दोनों इसी ये हैंडल में आ रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, लेटर ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जो है वो अपनी कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद कर देता है। तो बेसिक सा मतलब हिस्ट्री से थोड़ा सी बैकग्राउंड बताया यहाँ पे कि सबसे पहला जो रूलर होता है वो मुर्शिद कुली खान है। ठीक है, तो वो हमारी उड़ीसा एंड बंगाल दोनों का एक तरीके से गवर्नर रहता है, और कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देता है फ्रॉम बंगाल से ढाका टू मुर्शिदाबाद। उसके बाद हमारा शुजुद्दीन आता है, बेसिकली वो सन इन लॉ रहता है मुर्शिद कुली खान का ही। ठीक है, उसको बेसिकली वही बिहार की भी ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने दी है, तो ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। ठीक है, इस टाइप पे फारूक सियार था, इस टाइप पे कौन है हमारा मोहम्मद शाह रंगीला ने वो भी दी थी। ठीक है, तो अब हमारे इसके टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बंगाल आ रहा था, है ना, उड़ीसा आ रहा था। इसके टाइम पे बंगाल भी आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, और बिहार भी आ रहा है। तो बेसिकली तीनों आ रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे सरफराज खान आता है। जो सरफराज खान आता है तो बेसिकली उसकी वो हमारा डिप्यूटी गवर्नर, अच्छा, उसकी मर्डर कर देता है उसी का डिप्यूटी गवर्नर, थोड़ा बहुत याद रखो। उसके बाद अलवर्दी खान आएगा। अलवर्दी जो खान आता है बेसिकली इस टाइम पे जो हमारा फरमान है फ्रॉम द मुगल एम्पर मोहम्मद शाह रंगीला आफ्टर पेइंग हिम 2 करोड़। तो बेसिकली लीगलाइज, मतलब लीगलाइज हो जाता है वो, उसका सब्सक्रिप्शन बाय रिसीविंग अ फरमान उसको मिल जाता है, मतलब मुगल एम्पर उसको लीगलाइज कर देता है। एंड बेसिकली वो प्रिवेंट भी करता है इंग्लिश एंड फ्रेंच को फोर्टिफाई करने से फैक्ट्रीज़ को कलकत्ता में एंड चंद्रनगौर रिस्पेक्टिवली। मतलब वो थोड़ा सा ताकतवर होता है, और वो कोशिश करता है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे, या फिर कहीं तो फ्रेंच है उस टाइम पे, वो फोर्टिफाइड ना कर पाए, फोर्टिफिकेशन ना कर पाए। ठीक है, इनकी एरिया में। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा सिराजुद्दौला जो अलवर्दी खान है उसको सक्सीड करता है उसका ग्रैंडसन, है ना, सिराजुद्दौला। बेसिकली ये कर देता है, सीज कर लेता है इंग्लिश फैक्ट्री को कासिम बाज़ार। बेसिकली जो इंग्लिश फैक्ट्री है उसको फोर्टिफाई कर दिया जाता है। इंग्लिश जो है हमारे जो वो फोर्ट विलियम था, ठीक है, मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या कर देते हैं, सीज कर देता है इंग्लिश फैक्ट्री को कासिम बाज़ार में। ठीक है, एंड फोर्ट विलियम सरेंडर्ड बट रॉबर्ट क्लाइव रिकवर्ड कलकत्ता। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद क्या हो जाता है कि ये, लेकिन दोबारा से ये जो रॉबर्ट क्लाइव होता है ना, उनका ब्रिटिशर्स का गवर्नर, वो जीत जाता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक चीज़ देखें, देखो जो हमारा मुर्शिद कुली खान है उसने फॉर्मेशन करी बंगाल की। उसके बाद शौजुद्दीन, थोड़ा बहुत आइडिया रखना है, इनका सरफराज खान आया। उसके बाद अलवर्दी खान जो है, अलवर्दी खान से मेन इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइम पे क्या होता है, काफ़ी कोशिश करता है कि ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच जो है यहाँ पे फोर्टिफिकेशन ना कर पाए। ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला के टाइम पे वो कर लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह से एक वॉर भी होती है छोटी बहुत यहाँ पे। ठीक है, और जब वॉर होती है तो उसमें बिजली, लेकिन वैसे तो ये हार जाते हैं, लेकिन ये वापस ले लेते हैं, रिकवर करते हैं। उसके बाद ट्रीटी होती है अलीनगर की। ठीक है, तो वॉर हुई, तो वॉर को एंड करने के लिए ट्रीटी होती है। तो इसमें बेसिकली सिराज जो है कंसीडर प्रैक्टिकली ऑल द डिमांड्स। ठीक है, तो जितनी भी डिमांड्स होती है उनको मान लिया जाता है। जो ब्रिटिश है वो कैप्चर कर ले चंद्रनगौर फ्रेंच सेटलमेंट को भी। ठीक है, चंद्रनगौर जो है फ्रेंच की सेटलमेंट थी, एंड फोर्ट विलियम हमारी किसकी थी, दैट इज़ द इंग्लिश की सेटलमेंट थी। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे नेम्स आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, अब पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ेंगे।
तो मुर्शिद कुली खान के टाइम पे जो बंगाल है उसकी फॉर्मेशन होती है, वो बंगाल का सूबेदार बनता है और उड़ीसा की भी गवर्नरशिप उसके हाथ में आ जाती है। बेसिक चीज़ है, मुर्शिद कुली खान के टाइम पे किसका गवर्नर है वो, हमारे बंगाल का, उड़ीसा का। शहजुद्दीन आता है, वो किसका गवर्नर बन जाता है, वो हमारा इसके टाइम पे बिहार भी ऐड हो जाता है। उसके बाद सरफराज खान आता है, उसको मर्डर कर देता है अलवर्दी खान। अलवर्दी जो खान होता है वो काफ़ी मतलब दैट इज़ क्वाइट वो रहता है, ताकतवर रहता है, ठीक है। एंड वहाँ का वो बन जाता है, बिकॉज ये ना कुछ जो वहाँ का मुगल एम्पर था उसको थोड़ा बहुत करप्शन वरप्शन तो था ही इस टाइम पे, पैसे वैसे खिला देता है। और ये प्रिवेंट करता है, मीन इसका मेन रोल क्या है, प्रिवेंट करता है इंग्लिश को और फ्रेंच को फ्रॉम 45 फैक्ट्रीज एट कलकत्ता एंड चंदरनगौर। चंदरनगौर भी बंगाल में ही है एंड कलकत्ता भी हमारा कहाँ पे है, दैट इज़ ऑफ कोर्स बंगाल में है। तो इन दोनों का, तो कलकत्ता में बेसिकली जो हमारा फैक्ट्री थी वो किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। चंदरनगौर में फ्रेंच की थी। तो उनको फोर्टिफाई करने से रोकता है। लेकिन सिराज उद्दौला के टाइम पे क्या होता है कि भैया इंग्लिश फैक्ट्री को सीज कर लिया जाता है। पहले सिराजुद्दौला कर लेता है। क्यों कर लेता है, बिकॉज हुआ क्या था कि ये माने नहीं थे, उन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दी थी एट कासिम बाज़ार। और उसके बाद, लेकिन उसके बाद जो होता है हमारा जो रॉबर्ट जो हमारा क्लाइव होता है वो रिकवर्ड कर लेता है अपनी सेटलमेंट को। उसके बाद ट्रीटी होती है अलीनगर की, मतलब दोनों का वॉर होता है ना। ये हमारा सिराजुद्दौला है, ठीक है, ये हमारा रॉबर्ट क्लाइव है। तो पहले तो ये हार जाता है, उसके बाद दोबारा करता है तो ये हार जाता है। जब ये हार जाता है तो क्या करता है, ट्रीटी कर देता है अलीनगर का। और क्या करता है, वो कहता है जितनी भी डिमांड से मान लेता है और जो कैप्चर कर लेता है चंदरनगौर को भी, जो कि फ्रेंच की सेटलमेंट है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ ये है। उसके बाद भाई हमारा जो सिराजुद्दौला है चुप नहीं बैठता है, बैटल ऑफ प्लेसी करता है, हमारा बैटल ऑफ प्लेसी करता है, ठीक है। एंड ओइंग टू कॉन्स्पिरेंसी नवाब व डिफीज, लेकिन बिकॉज ऑफ उसी के लोग उसको धोखा दे देते हैं, नवाब की जो है दोबारा से हार हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर समझें, देखो रूलर्स तो बहुत आए हैं, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इतना समझो अलवर्दी खान था, ठीक है, जो बेसिकली काफ़ी पावरफुल रूलर था, ठीक है, अलवर्दी खान। और उसने सेटलमेंट को नहीं होने दिया था, जो भी हमारी फ्रेंच की थी चंदरनगौर में एंड इंग्लिश की थी हमारे कलकत्ता में। उसके बाद क्या होता है, लेकिन हमारा सिराजुद्दौला आता है, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला जब आता है ना बेसिकली, तो ये जो हमारा राजा होता है बेसिकली इसके टाइम पे इंग्लिश फोर्टिफिकेशन कर लेती है। तो वो क्या करता है, वॉर करता है। तो पहले तो ये हार जीत जाता है, लेकिन उसके बाद ये हार जाता है तो क्या करता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर करता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर करता है, सारी वो डिमांड्स वगैरह भी मान लेता है, ठीक है। बेसिक चीज़ हमने ये समझ में आया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ क्या करता है, अलीनगर करता है और सारी डिमांड्स की मान लेता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, लेकिन अभी डिमांड तो मार रहा है लेकिन वो खुश नहीं है। तो उसके बाद वो क्या कर देता है, बैटल ऑफ प्लेसी कर देता है। क्या कर देता है, बैटल ऑफ प्लेसी। अब इस बैटल ऑफ प्लेसी में क्या हो जाती है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी, जो भी हमारा कॉन्स्पिरेसी जो होती है, हमारे नवाब के ही लोग उनका साथ नहीं देते, उस वजह से वो दोबारा से उसकी क्या हो जाती है, डिफीट हो जाती है। तो ये कहानी अभी तक हमें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बेसिकली नवाब को धोखा दिया था, तो मीर ज़फ़र, मीर बख्शी जो है, मीर ज़फ़र जो कि उसका ही मीर बख्शी होता है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर टाइप होता है। मनीक चंद जो कि उसका ऑफिसर इंचार्ज होता है। अमी चंद जो कि सिख रिच सिख मर्चेंट होता है, ठीक है। जगत सेठ जो कि बैंकर होता है एंड कादिम खान जो कि कमांडर होता है उसकी ट्रूप्स का, ठीक है। तो ये सारे लोग उसको बेसिकली क्या कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो मीर ज़फ़र मीर बख्शी, मनीक चंद हमारा ऑफिसर है, अमी चंद हमारा मर्चेंट है, जगत सेठ हमारा बैंकर है, कादिम खान हमारा कमांडर है। तो ये सारे मिलके क्या कर देते हैं, बैटल ऑफ प्लेसी में धोखा दे देते हैं हमारे नवाब को। अब धोखा मिल गया, वो हार गया। उसके बाद क्या होता है, मीर ज़फ़र को, जो उसी का मीर बख्शी था, उसको क्या कर देते हैं, गद्दी पे बिठा देते हैं। सो कंपनी ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट, और जब उसको गद्दी पे बिठाएंगे तो कुछ मांगेगी भी, तो ब्रिटिशर्स उनसे अनडिस्प्यूटेड राइट ले लेते हैं कि फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, ठीक है। एंड इट रिसीव, और उसको जिम्मेदारी भी मिलेगी 24 परगनास की। तो क्या क्या ले लिया उन्होंने, सबसे पहले तो उन्होंने क्या मांगी, हमारी फ्री ट्रेड मांगा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। दूसरों से ज़मींदारी मानी 24 परगनास की। एंड उसके बाद उसके चलते चलते जो हुआ, मीर जो ज़फ़र है वो इनके एरियार्स, मतलब इनके कर्ज में डूबता चला गया एंड फोर्स टू बी अडेक्ट इन फेवर ऑफ हिज सन। उसके बाद उसको फोर्सफुली गद्दी से हटा देते हैं और ये मीर कासिम को जो है दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसमें अगर थोड़ा बहुत याद रख लें कि मुर्शिद कुली खान है, शहजुद्दीन है, सरफराज खान है, अलवर्दी खान है, इतने काम चल जाएगा। अलवर्दी खान का मेन रोल है यहाँ पे, ठीक है। एंड हमारा तो इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो ठीक है भैया, सेटलमेंट नहीं करने दी,
सिराजुद्दौला से वॉर हुआ, एक बार जीत गया एक बार हार गया, ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो गई, ठीक है, बैटल ऑफ प्रेसी डिफीट हो गया। अब क्या करेंगे ये जो मीर जफ़र है, बिकॉज मीर जफ़र कौन था, इसका मीर बख्शी था जिसने इसको नवाब का हेल्प नहीं किया था, उसको गद्दी पे बिठा देंगे। गद्दी पे बिठा देंगे तो कुछ भैया डिमांड भी करेंगे, क्या क्या डिमांड करेंगे, वो कहते हैं कि हमें क्या दे दो, फ्री ट्रेड करने का राइट दे दो, फ्री ट्रेड करने का राइट दे दो। कहाँ कहाँ पे, अपना बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, ठीक है। और क्या कहते हैं, मुझे 24 परगनाज की क्या दे दो, ज़मींदारी दे दो, ठीक है। लेकिन भैया अब ऐसे चलते चलते फिर दोबारा इसको भी हटा के किसको ला देते हैं, मीर कासिम को ये गद्दी पे ला देते हैं। थोड़ा बहुत इसको याद रखना है, ठीक है, मीर कासिम को गद्दी पे ला देते हैं, ठीक है। ओके, मीर कासिम को अब गद्दी पे लाएंगे। तो मीर कासिम जो होता है बेसिकली ही शिफ्टेड दिस कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। वो क्या करता है, अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से दोबारा मुंगेर, तो पहले जो कैपिटल थी वो कलकत्ता से, ढाका थी, ढाका से क्या कर दी थी, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से क्या कर देगा, मुंगेर कर देता है, ठीक है। बेसिकली जो मीर कासिम होता है वो थोड़ा सा एक्टिव इंसान होता है, तो वो रिवॉल्ट करता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे होते हैं, मिसयूज़ करते होते हैं दस्तक को। दस्तक क्या होता है, फ्री ड्यूटी पासिस, जो फ्री ट्रेड के पासिस थे उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसलिए वो क्या कर देता है, रिवॉल्ट कर देता है। लेकिन रिवॉल्ट में उसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, अवध चला जाता है, और अवध जाके क्या करता है, कॉन्फेडरेसी बनाता है, एक संगठन बनाता है अवध के रूलर शाहजुद्दौला एंड मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड के साथ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो मीर कासिम है, वो क्या कर रहा है हमारा, वो रिवॉल्ट करेगा तो भाई जो उसकी हो जाएगी डिफीट। अब डिफीट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, अवध जाता है, अवध जाके बनाता है कॉन्फेडरेसी। इस कॉन्फेडरेसी में वो क्या करता है, अवध का जो गवर्नर है ना, शाहजुद्दौला एंड हमारा दैट इज़ शाह आलम सेकंड जो हमारा मुगल एम्पर है, उसके संग बनाता है। और फिर वो क्या करता है, वो बैटल ऑफ बक्सर कर देता है 1764 में, ठीक है। 1764 में जब वो बैटल ऑफ बक्सर को कर देता है, सो जो मीर कासिम है और शाहजुद्दौला है, शाह आलम सेकंड है, वो इन तीनों की ही डिफीट हो जाती है मुनरो के तहत, ठीक है। तो इन तीनों की डिफीट हो जाती है, इस कॉन्फेडरेशन की भी क्या हो जाती है, डिफीट हो जाती है मुनरो के तहत, ठीक है। मुनरो के तहत ये तीनों भी हार जाते हैं जी, ठीक है। अब मीर ज़फ़र अगेन थ्रोन पे, उसके बाद दोबारा मीर ज़फ़र को ही जो है बिठा दिया जाता है थ्रोन पे, ठीक है। मीर ज़फ़र का जो बेटा होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बेटे को बिठा देते हैं। वो एक ट्रीटी साइन करता है, ठीक है, नवाब, जो कि डिस्बैंड कर देगा मोस्ट ऑफ हिज आर्मी को, एंड टू एडमिनिस्ट्रेट बंगाल डिप्यूटी सूबेदार नोमिनेटेड बाय द कंपनी, जो कि कहता है कि एक काम करो, बिकॉज वो चाहते थे कि आगे बगावत ना हो, तो तुम अपनी आर्मी को तो पूरी तरीके से डिसबैंड कर दो, ठीक है, डिसबैंड कर दो। और क्या कहता है कि तुम क्या करो, अपना क्या कहते हैं, दैट इज़ डिसबैंड कर दो। और जो आपका डिप्यूटी सूबेदार होगा ना, उसको कंपनी नॉमिनेट करेगी, और वही जो है सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, तुम सिर्फ नवाब बन के बैठे रहो गद्दी पे, ऐसा ही बोलता है, ठीक है। बेसिक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा आई नो है इसमें कॉम्प्लिकेटेड, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वी कैन डू दिस, ओके, ठीक है। तो दोबारा से एक बार जो है ना रीड कर लेते हैं इनको, ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं रीड। तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे, इरेज करके सारा दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अलवर्दी खान एक जो है अलवर्दी खान है, ठीक है। वो काफ़ी स्ट्रांग रूलर था और उसने एक भी फोर्टिफिकेशन नहीं होने दी। लेकिन जब ये हमारा सफजुद्दुल्ला जो है ये आता है, इसके टाइम पे फोर्टिफिकेशन कर लेती है इंग्लिश, और उसके चलते वो क्या कर देता है, बैटल में एक बार तो इसकी जीत हो जाती है, उसके बाद हार हो जाती है, और उसके चलते हमारी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ आलमगीर करके। अब इस ट्रीटी में हो जाती है जी, लेकिन जो हमारा ठीक है सफजुद्दुल्ला होता है और ट्रीटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है दैट इज़ जो हमारी इंग्लिश है बेसिकली वो 45 भी कर लेती है, ठीक है, और अपने कुछ 2-4 मनमर्जियाँ भी रखवा लेती है। सबसे पहले तो ये मीर ज़फ़र जो होता है, मीर ज़फ़र है ना, ज़फ़र, उसको बिठा देते हैं गद्दी पे, उससे 2-3 शर्तें मनवाती है। सबसे पहले 24 परगनास की ज़मींदारी मुझे मिल जाए, ऐसा बोलती है, फ्री ट्रेड पास मिल जाए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, ऐसा बोलती है। मीर ज़फ़र कर्जे में चला जाता है, उसको हटा के फिर मीर कासिम को ले आते हैं। मीर कासिम कैसा है भैया, वो थोड़ा सा एफिशिएंट इंसान है, तो वो क्या कर देता है, रिवॉल्ट, बगावत कर देता है, लेकिन हार जाता है, डिफीट होती है। तो वो क्या करेगा, जाके बनाएगा कॉन्फेडरेशन, है ना, किसके साथ बताता है, अवध के सजुद्दुल्ला के साथ, एंड हमारा दैट इज़ शाह आलम
शाह आलम सेकंड के साथ जो मुगल एम्पर हैं, लेकिन और क्या कर देता है, बैटल ऑफ प्लासी कर लेता है, जो कि हमारा कब होता है 1764 में। लेकिन इसमें भी क्या हो जाती है, डिफीट हो जाती है। जब डिफीट हो जाती है तो ब्रिटिशर्स दोबारा से क्या करते हैं, हमारे मीर दैट इज़ जाफिर को, है ना, दोबारा से गद्दी पे बिठा देते हैं, है ना, वो भी नहीं आता तो उसके बेटे को बिठा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको रिवॉल्ट करता क्यों है, बिकॉज ऑफ द मिसयूज़ हो रही थे फ्री दस्तक पासिस के, बस ध्यान रखना, ठीक है। और जब ये मीर जफ़र को बैठाता है, उसके बेटे को बैठाता है, तो वो दो कंडीशंस रखता है कि एक तो अब तुम अपनी डिसबैंड कर दो, है ना, डिसबैंड कर दो आर्मी को, एंड प्लस में क्या करो, डिसबैंड कर दिया आर्मी, और प्लस में क्या करो अपना कि एक डिप्यूटी सूबेदार जो आप नॉमिनेट करोगे वो कंपनी नॉमिनेट करेगा, वही एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। तो बेसिकली ये पूरी कहानी जो है अभी तक चलती आ रही है, ठीक है। ओके उसके बाद जो हमारा क्लाइव है वो 2 सेपरेट ट्रीटीज़ लाता है इलाहाबाद के लिए, है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लाता है, ये हमारा शाह आलम सेकंड के साथ करता है, एंड हमारा शाहजुद्दौला, है ना, क्योंकि बिकॉज उन्होंने भी साथ दिया था तो उनके साथ भी ये ट्रीटी करता है। कौन करता है, क्लाइव करता है। अच्छा, हराता कौन है, हराता मुनरो था, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो जब ये सब कुछ हो जाता है तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट का शुरुआत हो जाती है। जो कंपनी है, बेसिकली ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि कंपनी जो है बोथ दीवानी एंड निज़ामत राइट्स उसके पास आ जाते हैं। दीवानी इज़ लाइक दैट इज़ कलेक्टिंग अ रेवेन्यू, एंड निज़ामत इज़ लाइक एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, दोनों राइट आ गए कंपनी के पास। कंपनी डिड नॉट टेक ओवर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखो वो डायरेक्टली नहीं कर रही है, इसका मतलब है नवाब को बिठाए रखेगी गद्दी पे, है ना, डायरेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कर तो रही है, ठीक है। वेरन हॉस्टिंग जो होते हैं वहाँ लेकिन बाद में वो 1772 में ऐड कर देते हैं इस ड्यूल सिस्टम को, जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, तो वो बेसिक सी चीज़ है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ड्यूल गवर्नमेंट क्या होती है, ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब है कि निज़ामती राइट भी, ज़मींदारी राइट भी किसके पास चलेंगे, हमारे किसके पास चलेंगे, दैट इज़ ब्रिटिशर्स के पास डायरेक्टली लिए लेकिन इनडायरेक्टली ले लिए हैं। और फिर ये एंड कब हो जाता है, वॉरेन हेस्टिंग जब आते हैं 1772 में, तभी एंड कर देते हैं बिकॉज ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। मैसूर की अगर मैं बात करूँ तो मैसूर में हैदर अली बैठा रहता है, ठीक है। हैदर अली हमारा होता है जो कि पहले तो देखो शोल्डर था, एक तरीके का सैनिक था हमारे मैसूर स्टेट में, है ना, मैसूर स्टेट में, एंड उसके बाद फिर फौजदार बन जाता है दिंदी गुल का। उसके बाद फिर वो इस्टेब्लिश कर लेता है एक मॉडर्न एर्सिनल एंड डिंगी गुल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। तो फ्रेंच काफ़ी के साथ इनके काफ़ी संबंध थे हमारे मैसूर वालों के, ठीक है। उसके बाद वो हमारे ओवरथ्रो कर देता है जो हमारा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होता है वोडियार किंग का, ठीक है, कृष्णा राजा वन। एंड उसके बाद कंटिन्यू मतलब रिकॉग्नाइज करता है, तो मतलब सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कहानी की तरह समझो कि वो छोटा सा क्या था, दैट इज़ एक शोल्डर था। शोल्डर से वो क्या बन जाता है, फौजदार। फौजदार से क्या बन जाता है वो, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से वो फाइनली क्या बन जाता है हमारा, टेक ओवर द किंग, ठीक है। तो अब जनरली हमारे एंग्लो मैसूर वॉर हुए तो कितने हुए, 4 हुए। तो फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो हैदर अली की डिफीट हो जाती है, हैदर अली एक्चुअली डिफीट कर देता है ब्रिटिशर्स को, और ट्रीटी होती है मद्रास की, ठीक है। सेकेंड एंग्लो जो मैसूर वॉर है वो हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो अटैक कर देते हैं फ्रेंच पोर्ट माही को, है ना। ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी में बोला था अटैक नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंच का पोर्ट था माही, आता था वो हैदर अली की टेरिटरी में, इस पर कर देते हैं तो उनकी लड़ाई हो जाती है। हैदर अली जो है जॉइंट फ्रंट लेड करते हैं विद निज़ाम एंड मराठा एंड कैप्चर द आरकोट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, निज़ाम और मराठा के साथ मिलके लड़ाई करते हैं और आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हैदर अली की भी इसमें डिफीट हो जाती है बाय आयरोकूट, ठीक है। एंड उसके बाद वो मर जाते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो सिंपल सी बात ये है, जो हैदर अली है, हैदर अली क्या है, वो हमारा एक शोल्जर था, शोल्जर से फौजदार बना, फौजदार से प्राइम मिनिस्टर बना, प्राइम मिनिस्टर से वो रूलर बन जाता है, रूलर बन जाता है तो अब ब्रिटिशर्स के साथ 4 वॉर मतलब 2 करता है बेसिकली वो। पहले वॉर में तो वो डिफीट कर देता है ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सेकंड में वो खुद डिफीट हो जाता है और वो मर भी जाता है, डाइट। उसके बाद इस स्ट्रगल को टीपू सुल्तान जो उनके ही बेटे होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं। सो देख लेते हैं, टीपू सुल्तान जो है हमारे, हैदर अली जो है सक्सीड हो जाता है अपने ही मतलब उनको सक्सीड कर देते हैं उनके बेटे टीपू सुल्तान, जो कि कंटिन्यू रखते हैं। और उसके बाद हमारी ट्रीटी होती है मंगलूर की। पहले में ट्रीटी ऑफ मद्रास थी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगले में क्या है, ट्रीटी ऑफ मंगलूर होती है। टीपू सुल्तान जो है एंड कर देते हैं इस हमारे जो भी है इस ट्रीटी के साथ, ठीक है, हमारी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को। उसके बाद थर्ड दोबारा से होती है जिसमें मराठा निज़ाम
भी हेल्प करते हैं हमारे ब्रिटिशर्स को। और इस तरीके से करते करते हमारा जो है हार हो जाती है ऑफकोर्स टीपू की, और टीपू को अपनी हाफ टेरिटरी से हाथ धोना पड़ता है। और इसमें होता है ट्रीटी, इसी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सरीनागापट्टनम, ठीक है। फोर्थ एंग्लो एक और बार होता है जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली अटैक कर देते हैं टीपू को, जानबूझ के करते हैं, टीपू मर जाता है और पूरी टेरिटरी वो ले लेते हैं। अब टीपू ओनली इंडियन रूलर था, एक तो इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस समझनी है वो कि वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, एज वेल एज मिलिट्री स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा इसका ध्यान था। और इसने स्टैब्लिश करा रखी थी एम्बेसीज, फ्रेंड्स के संग जैसे मैंने बताया बहुत अच्छे ताल्लुक थे, फ्रांस में, तुर्की में, ईरान में, इस तरीके से। ट्री ऑफ लिबर्टी भी इसने लगाया था, कैपिटल अपनी सिरंगीपट्टनम में, जो कि मेंबर और प्लस में मेंबर भी था जैकोबिन क्लब का। तो फ्रेंच के साथ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे इसके रिश्ते थे। तो अगर हम पूरी बात करें अपनी मैसूर की, ठीक है, कहानी की तरह समझेंगे, जितना याद होता है उतना याद करेंगे, जितना नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैसूर जो है हमारा, मैसूर, ठीक है, और साथ साथ लिखते रहेंगे। मैसूर में सबसे पहले क्या आता है, जो बताया हैदर अली की कहानी बताई है। देखो हैदर अली की कहानी तो फिर से नहीं पूछेगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वो पहले एक शोल्डर था, शोल्डर से फौजदार, फौजदार से पीएम, पीएम से अपना ये रूलर बनता है। उसके बाद वो हमारे मराठास के साथ बेसिकली 2 वॉर करता है, पहला दूसरा एंग्लो हमारा दैट इज़ मैसूर वॉर। तो पहले में बेसिकली वो डिफीट कर देता है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और क्या करता है, ट्रीटी करता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है, मद्रास की ट्रीटी करता है। इस ट्रीटी में कहा था कि एक दूसरे को नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड में कब होता है, सेकंड वॉर इस वजह से होता है बिकॉज एक माहे पोर्ट होता है जो फ्रेंच पोर्ट है, लेकिन किसके टेरिटरी में आता है, हैदर अली की, इसमें अटैक कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स। तो इसके चलते ही हमारा होता है, और इसमें हमारा जो दैट इज़ हैदर अली, इसकी जो जाती है मौत हो जाती है। उसको कंटिन्यू फिर करता है हमारा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हमारा जीत जाता है, ठीक है, जीत जाता है। इसकी वजह से होती है हमारी ट्रीटी ऑफ, हमारी क्या होती है, मैसूर होता है, मंगलूर करके ट्रीटी होती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन तीसरी बार हमारा थर्ड हमारा जो वॉर होता है, उसमें हमारा जो टीपू सुल्तान है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है। और बिकॉज डिफीट क्यों होता है, बिकॉज इसमें ब्रिटिशर्स की हेल्प हमारे निज़ाम भी और हमारे मराठास दोनों करते हैं। और जब वो डिफीट हो जाता है तो उसकी हाफ टेरिटरी को ले लिया जाता है, ठीक है, और इनके बीच में बांट दिया जाता है, ठीक है जी। अब हाफ ट्रीटी ले ली, बांट भी दी, तो अब क्या होता है कि इसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सिरंगीपट्टनम, है ना, सिरंगीपट्टनम, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ होता है, फोर्थ हमारा लॉर्ड वेलेस्ली करते हैं, जानबूझ के करते हैं पूरी टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए। उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो कोई ट्रीटी होगी ही नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में देखें तो मेन इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है बिकॉज इन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे और मिलिट्री स्ट्रेंथ पे दोनों पे ही बहुत ध्यान दिया था। फ्रेंच के काफ़ी ये अम्बेसडर वगैरह भेजते थे, अपनी एम्बेसीज वगैरह भी लगाते थे हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में। फ्रेंच के हमारे जैकोबिन क्लब के मेंबर भी रहे थे, और इन्होंने एक ट्री भी लगा रखा था, ट्री ऑफ लिबर्टी, हमारे सेरिंगापट्टनम में। बस बेसिकली ये मोटी मोटी जो है कहानी थी। कहानी की तरह पढ़ेंगे तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो मद्रास की ट्रीटी हुई, फिर हमारी दूसरी ट्रीटी कौन सी हुई थी, मंगलूर की हुई थी, एंड तीसरी हमारी सिरंगीपट्टनम की हुई थी, है ना। बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं है। तो पूरी कहानी हमने पढ़ ली है मैसूर की। उससे पहले हमने बंगाल की भी पढ़ ली थी, ठीक है। इसको कहानी की तरह समझो और थोड़ा बहुत नाम याद कर लो। बंगाल में दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखो मुर्शिद कुली खान जो है फाउंडर था इसका, ठीक है। शरजुद्दीन रात करना है कर लो, मत करो। सरफराज खान करना है कर लो। अलवर्दी खान से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं अपना, दैट इज़ पंजाब। और मैं बात करूँ पंजाब की, सो पंजाब में गुरु गोबिंद जो सिंह है वो हमारे 10th एंड द लास्ट गुरु रहे सिक्स के, और उन्होंने बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया एक रिलीजियस सेट को मिलिट्री ब्रदरहुड में। मतलब पहले के टाइम पे जो हमारे सिख जो खालसा था, खालसा आया ही इस वर्ड से है। पहले सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या था, दैट इज़ द मिलिट्री नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये था एक रिलीजियस सेक्ट था, है ना, सिखिज्म। लेकिन उसके बाद ये मिलिट्री बन जाता है। जब हमारा इन्वेजन होता है नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का, तो जो सिक्स हैं उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है और वो स्ट्रॉन्ग पावर में आते हैं, ठीक है। जब कन्फ्यूजन वगैरह चल रही होती है, मतलब जब ये सब कुछ चल रहा होता है, तो पैरेलल में ही काफ़ी पावर में रोज करते हैं। महाराजा जो रंजीत सिंह है, जो उनके सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहे, वो ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर रहे, वो फाउंडर रहे हैं सिख रूल का। उन्होंने काफ़ी जगह ऑक्यूपाई वगैरह करी थी, तो हम इतना नहीं देखेंगे। सक्सेसर जो हमारे लेकिन रंजीत सिंह के आए, वो जैसे कि खरक सिंह, नौनल सिंह, है ना, वो कैसे थे, वीक थे। दिलीप सिंह लास्ट है, तो उसको याद रख लेना बस मेन। सिख की जो पावर है वो टूट दी जाती है ब्रिटिशर्स की आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह। जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो ब्रिटिशर्स जो है इनकी पावर को तोड़ देते हैं।
और इनके साथ भी ऑफ कोर्स वॉर हुए, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि क्या है। तो पंजाब है, तो पंजाब में पहले क्या था, एक रिलीजियस सेक्ट था वो, लेकिन वो मिलिट्री सेक्ट बन जाता है, मिलिट्री, जब हमारे इन्वेजन्स वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक राजा जो है हमारा रंजीत सिंह जो है इनकी पावर में आ जाता है, मेन वो सक्सीड करता है और एक बड़ा एम्पायर जो है खड़ा करता है। इसके जो लेकिन सक्सेसर्स आते हैं वो वीक आते हैं, जैसे कि दिलीप सिंह टाइप, ठीक है। और तभी इसके डेथ के बाद से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे वॉर वगैरह करते हैं पंजाब के साथ। सो सबसे पहला है फर्स्ट एंग्लो जो सिख वॉर है, उसमें जो सिख्स हैं उनकी भी डिफीट हो जाती है, हार जाते हैं वो, ठीक है। एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, जिसमें क्या करता है वो बोलते हैं कि हम ना आपके यहाँ पे एक रेजिडेंट को बिठाएंगे, एक तरीके से सब्सिडरी अलाइंस कर लेते हैं मतलब। उसके बाद सेकेंड जब हमारा एंग्लो सिख वॉर होता है तो डलहौसी क्या करते हैं, वो अनेक्स कर देते हैं पंजाब को पूरी तरीके से, और उसके कमिश्नर जो है कमिश्नरेट बन जाते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या समझ में आया कि जो हमारा पंजाब के साथ 2 ही वॉर हुए हैं। पहले में उन्होंने हार मान ली तो ट्रीटी ऑफ लाहौर हो जाती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर में सब्सिडरी लाइंस टाइप हो जाता है। सब्सिडरी लाइंस में क्या था कि हमारा एक पर्सन आपके साथ रहेगा, हमारी आर्मी आपके पास रहेगी, ठीक है, और आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड में पूरा एनेक्स कर लिया जाता है, हमारे सेकंड वॉर में एनेक्स कर लिया जाता है पंजाब को, और एक कमिश्नर वहाँ पे बिठा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेजिडेंट बिठाया गया था, यहाँ पे कमिश्नर जो है बिठाया जाता है। अभी जो नाम है जैसे कि लॉरेंस हुआ है ना, एंड ये भी लॉरेंस है, दोनों लॉरेंस है, जॉन लॉरेंस, इनको देखना है, देख लेना, ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पंजाब का रहता है। तो बता रखा है कि कौन से किंगडम हैं, उनका फाउंडर कौन है, उनका नेक्सेशन कब हुआ है। तो जैसे कि नवाब ऑफ बंगाल का नेक्सेशन कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ 1765 में ना, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी में हो गया था। मुर्शिद कुली खान इसके फाउंडर थे, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। मराठा को कब कर लिया था उन्होंने, है ना, इनको मराठा को कब किया था, 1720 में इनकी फाउंडेशन हुई है। तो मराठा को जैसे कुछ हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी अलाइंस में रखा है, तो मराठा को सब्सिडरी अलाइंस में रख लिया है। नवाब ऑफ जो कार्नाटिक है उनको भी सब्सिडरी अलाइंस में रख लिया। नवाब ऑफ अवध को भी इन्होंने सब्सिडरी अलाइंस में रख लिया। नवाब ऑफ हैदराबाद को भी सब्सिडरी अलाइंस में रख चुके हैं। मैसूर को भी, है ना, लिटिल नेक्स्ट पे कर लेते हैं, पंजाब को भी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे पहले किसको रखा था, सबसे बाद में किसको रखा था, थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी देख लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है हमारा दैट इज़ सबसे पहले पंजाब को इन्होंने, नहीं नॉट पंजाब, सबसे पहले हैदराबाद को इन्होंने जो है अपने उसमें लेते हैं। उसके बाद ये हमारे मैसूर को लेते हैं। उसके बाद हमारा अवध, आरकोट एंड मराठा तीनों को ले लेते हैं। उसके बाद हमारा सॉरी नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, सबसे पहले तो 65 आएगा ना, तो सबसे पहले बंगाल को लेंगे, है ना, 1765, 65 के बाद आता है हमारा 98, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को लेंगे, तो ध्यान इसको लिख लेना, तो इसको लिख लो, है ना। सबसे पहले बंगाल को लिया है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी वगैरह, है ना। उसके बाद हमारा किसको लिया है, हैदराबाद को, है ना। उसके बाद हमारा किसको लिया है, मैसूर को, है ना, मैसूर को। उसके बाद हमारा ये तीन को ले लिया, मराठा, आरकोट, अवध, मराठा, आरकोट एंड अवध। तो मराठा, आरकोट एंड अवध को ही ले लेते हैं अपने कब्जे में, एनेक्सेशन मतलब कर लेते हैं। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में जाके दैट इज़ पंजाब को करते हैं, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ पंजाब। तो बेसिक ये क्रोनोलॉजी ज़रूर याद रखनी है। सबसे पहले बंगाल, फिर हैदराबाद, फिर मैसूर, उसके बाद मराठाज, आरकोट एंड अवध, ठीक है, और उसके बाद हमारा पंजाब। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्रोनोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से बन सकता है। फाउंडर कौन थे तो सबका ही पता है, ठीक है, तो कितना नई बात ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहता है हमारे ब्रिटिश पावर का। सो 3 स्टेजेस रही हमारी ब्रिटिश कॉलोनिज्म की। सो सबसे पहला जो स्टेज है वो था मर्केंटाइज फेज। बेसिकली इस फेज में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज़ किया टू मोनोपलाइज द ट्रेड एंड डिटेक्ट टर्म्स टू ट्रेडर्स ऑफ बंगाल। मतलब यहाँ पे ना ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जैसे कि उन्होंने इम्पोजिशन किया इन्फ्लेटेड प्राइसेस का, ठीक है।
मतलब इन्होंने कोशिश करी कि जो भी सामान है उसको हम ही लेके जाएं इंडिया से और कहीं और जाके बेचें, किसी और को ना बेचने दें बेसिकली, ठीक है। और जो रेवेन्यू है बंगाल का उससे ही फाइनेंस किया गया जो भी एक्सपोर्ट है टू द इंग्लैंड, प्लस में जो भी एक्सपोर्ट में खर्चा भी आ रहा है तो उसको भी कैसे फाइनेंस करने हैं भाई, बंगाल के रेवेन्यू से जो है फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है इम्पैक्ट रहा। एक मिनट, ठीक है। तो मर्केंटाइज फेज में ये किया उन्होंने, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या होता है, अच्छा थोड़ा सा ये देखना था 13 to 58, बेसिकली उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट करा मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। मतलब पहले तक तो अभी तक तो ये हमारे गुड्स को लेके जा रहे थे, बाहर भेज रहे थे, ट्रेडिंग पे इनका मेन फोकस था। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स के लिए। एक्ट ऑफ 1830 ने बेसिकली अलाउ कर दिया वन वे ट्रेड फॉर ब्रिटिश, एज रिजल्ट इंडियन मार्केट फ्लड हो गई हमारे चीप मशीन वेड इम्पोर्ट्स के साथ। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, इंडियन ट्रेडर्स जो थे पहले, इसमें तो क्या था, इंडिया का सामान पहले बिक रहा था बाहर जाके, ये बिक रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया, इंडिया का सामान को बेचने ही नहीं देंगे कहीं और सिर्फ ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होने लगा इस टाइम पे। तो जो इंडियन मार्केट है वो फ्लड हो गई बिल्कुल चीप मशीन मेड इम्पोर्ट्स के साथ, इंडियन ट्रेडर्स, एंड दे लॉस्ट द फॉरेन एज वेल एज द होम मार्केट्स को उन्होंने लॉस्ट किया। इंडियंस जो है उनको फोर्स किया गया कि वो एक्सपोर्ट करें रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट करें फिनिश गुड्स को। इंडियन में फोर्स किया गया कि आप एक्सपोर्ट करो रॉ मटेरियल को एंड इंपोर्ट करो अपनी फिनिश गुड्स को। क्या करो, एक्सपोर्ट करो, मतलब हमें सिर्फ रॉ मटेरियल दो और हमारे यहाँ से फिनिश गुड्स खरीदो। हैवी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाई गई इंडियन प्रोडक्ट्स पे कि वो इंग्लैंड में एंटर ना कर पाए, एंड डिस्करेज करा गया उनको मार्केट में। मतलब वो मार्केट में भी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से क्या होगा, महंगे, ड्यूटी लगाएंगे तो महंगे हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो कोई क्यों खरीदेगा। वहीं पे मशीन वाले जो गुड्स हैं वो सस्ते हैं। तो अपनी मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट भी, फॉरेन मार्केट भी इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए ख़त्म कर दी इस वाले फेज़ में, 1813 से 1858 वाले फेज़ में। थर्ड फेज़ में हुआ फाइनेंशियल फेज़। इसमें से हुआ क्या, जो ब्रिटिश है इसलिए और ज़्यादा कंसोलिडेट करना चाहता था अपनी पोजीशन को इंडिया में, तो उसने बेसिकली इंडिया को एक मार्केट बनाया मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सप्लायर ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल। इंडिया को मार्केट बना दिया मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मतलब जो भी सामान है ब्रिटिश से आएगा इंडिया, सामान जो फिनिश प्रोडक्ट है, और इंडिया सिर्फ क्या भेजेगी, रॉ मटेरियल टाइप भेजेगी, ठीक है। इस टाइम पे क्या करा, इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करी, जैसे कि रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन 1853 में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की इंट्रोडक्शन इसी टाइम पे हुई 1853 में, बैंकिंग सिस्टम जो है वो आ गया, सबसे पहला अवध कमर्शियल बैंक जो है वो बना था 1881 में। तो इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। रेलवेज़, फिर टेलीग्राफ, फिर हमारे दैट इज़ बैंक, ये 3 सर्विसेज लाई गई जिससे कि और ज़्यादा कंसोलिडेट कर पाए मार्केट को। हैवी ब्रिटिश जो है इन्वेस्टमेंट लगाई गई इंडिया में, जो बर्डन है पब्लिक डेप्ट का वो बढ़ा, ठीक है। तो ब्रिटिश काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, लेकिन उसका जो बर्डन है, जो पैसा है, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इंडियन लोगों से, ठीक है। लेकिन उनकी भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आती है इस टाइम पीरियड पे 1907 में, दैट इज़ अ टाटा आयरन एंड स्टील 1907। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही इनकी। तो टिल द 17 से हम कहते हैं 1765 से लेके 1813 तक, या फिर 72 तक हम कह सकते हैं, 72 से इनकी जो मेन पॉलिसी थी वो थी मर्केंटाइज गुड्स में। मतलब क्या है, इंडिया से जो भी हमारा सामान लेके जाना है वो हम लेके जाएंगे, बेचना है हम बेचेंगे। ट्रेडर्स बेसिकली इनका मेन पर्पस ट्रेडिंग पे था। लेकिन उसके बाद 1813 से लेके 1905 तक इन्होंने बेसिकली क्या करा, इंडिया को कम्प्लीटली, इंडिया के प्रोडक्ट्स को कहीं भी बाहर, फॉरेन में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी हर तरीके से बर्बाद किया। ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चर्ड चीप प्रोडक्ट्स थे उनको बेचा यहाँ पे, एंड बोला कि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ तुम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करो हमें, वो भी सस्ते दामों पे, ठीक है। तो ये सब कुछ वो किया उन्होंने। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने मार्केट को तबाह किया और खुद वो क्या बन गए, मैन्युफैक्चरर बन गए फिनिश गुड्स के। लेटर ऑन ये जो फेज़ ऑफ फाइनेंशियल फेज़ आता है 1905 से लेके 1947 तक, जिसमें बेसिकली वो क्या करते हैं कि इंडियन ही लोगों के पैसे में से पैसा लेते हैं और वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दैट उनकी जो मार्केट है और ज़्यादा कंसोलिडेट हो। जैसे कि वो रेलवेज़ लाते हैं, उसके बाद टेलीग्राफ जैसी सर्विसेज लाते हैं, उसके बाद हमारी बैंकिंग जैसे अवध बैंक जो सबसे पहले खुला था वो लाते हैं, और इसके चलते वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वहाँ की मार्केट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन इंडियन की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पैसा भी इंडियंस का लग रहा है, इस तरीके से वो करते हैं, ठीक है। ठीक है, बेसिक चीज़ हमने यही पढ़ी, आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ एक कॉन्सेप्ट है जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी बुक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको 2 बार लिख लेना। एंड आर सी दत्ता ने अपनी हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में
दोनों ये बुक लिखते हैं, दोनों बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों बताते हैं इस बुक में कि वो ब्लेम करते हैं ब्रिटिशर्स को कि जो इंडिया की इकॉनमी है उसमें जो भी परेशानी है वो ब्रिटिश की ही जो पॉलिसीज़ है उसकी वजह से है। वो कहता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है, सबसे पहले वो बताते हैं। वो कहते हैं जो प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है वो अवेलेबल नहीं है। मतलब देखो, हमारा पैसा है, मेरा ही पैसा है, मेरी इनकम है, लेकिन खर्च कोई और करेगा। इट्स लाइक दैट। तो वही ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट यहाँ बताया हुआ है। वो बताते हैं कि किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि जैसे कि एक्सटोर्शन बाय कंपनी सर्वेंट्स द फॉर्च्यून्स फ्रॉम रूरल जमींदार मर्चेंट्स कॉमन मैन एंड स्पेंडिंग देन होम। वो क्या कर रहे हैं, पैसा यहाँ से ले रहे हैं कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, रूरल ज़मींदार मर्चेंट्स कॉमन मैन से, और उसके बाद अपने घर जाके खर्च कर रहे हैं। अगर यहाँ पे खर्च करेंगे तो थोड़ी यहाँ पे डिमांड वगैरह जनरेट होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। वो गुड्स तो यहाँ पे खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद कैसे रहे हैं, जो गुड्स खरीद भी रहे हैं, रॉ मटेरियल भी खरीद रहे हैं, वो कैसे खरीद रहे हैं, जो पैसा आ रहा है ना रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड एक्सपोर्टिंग दैम, ठीक है। तो जो रेवेन्यू बंगाल का रेवेन्यू था, उसी रेवेन्यू को यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास ज़मीन जारी राइट है, उस क्या कर रहे हैं, उसी से जो है हमारा यहाँ का रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वो अपना तो पैसा यूज़ कर ही नहीं रहे, हमारा पैसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है ब्रिटिशर्स ने दिया है ना, तो उससे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडियन ट्रेडर्स के लिए, है ना। अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया अपनी कॉलोनीज़ में, तो वहाँ के लोग वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो कोई खरीदेगा नहीं। जो सब्सिडीज़ हैं वो फाइनेंस कहाँ से हो रही है, इंडियन ट्रेजरी में से, ठीक है। तो सब्सिडीज़ जो हैं मतलब, और क्या कर रही है ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कि और ज़्यादा हम क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग करो, उसके लिए जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो भी हमारे ही पैसे में से दे रहे हैं। तो देख रहे हो, तो हमारा पैसा ले जाके कहीं और खर्च करेंगे, हमारे पैसे में से इंपोर्ट का सामान खरीदेंगे, हमारे पैसे में से ही वो क्या करेंगे, सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। प्लस में जो रेमिटेंसेज हैं, सैलरीज़ हैं, अदर इनकम है बाई कंपनी ऑफिशियल्स, वो इंग्लैंड भेज दे रहे हैं। मतलब जो भी पैसा कमा रहे हैं वो अपने घर भेज दे रहे हैं। होम चार्जेस, कॉस्ट ऑफ सैलरीज, पेंशन, और जो उनकी सैलरीज़ है वो कौन उठा रहा है जी, वो ट्रेजरी ऑफ इंडिया में से जा रही है, वो भी इंडियन लोग उठा रहे हैं। हैवी इंटरेस्ट जो है वो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को देना पड़ रहा है, बिकॉज उन्होंने हमारे यहाँ पे हमारा ही पैसा लगाया इस वजह से। तो ये सब कुछ हमारा चल रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, ठीक है। प्लस में उन्होंने ये भी समझाया कि इसके क्या क्या इफेक्ट है, नेगेटिव भी ऑफकोर्स। इसने स्टंट कर दी ग्रोथ इंडियन इंटरप्राइजेस की, चेक एंड रिटार्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, तो एक तरीके से ग्रोथ को रोक दिया है, कैपिटल फॉर्मेशन होने नहीं दे रहे हैं। फाइनेंस करा है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन में डेवलपमेंट हो रही है तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो यहीं से जा रहा है। इंडिया जो है वो एक जोन बन रहा है फ्री ट्रेड का, विदाउट अलाउइंग एंड डेवलप द एबिलिटी टू कम्पीट, है ना। फ्री ट्रेड अगर कोई होगा तो क्या होगा कि उसका प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आ सकता है इजीली, और उसका प्रोडक्ट कैसा है, हम उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि इस पर कोई ड्यूटी नहीं है, अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो है इतना ज़्यादा हैवी कर रखा है, और प्लस में वो कहीं फ़ॉरेन में जा भी नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है कॉन्सेप्ट बताए कि ये इसका मतलब एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मेन इसमें जो इम्पैक्ट जो है याद करने वाली जो चीज़ थी, है ना, बाकी तो समझने वाली चीज़ थी, वो ये थी कि जो पॉवर्टी, वेट अ मिनट, जो हमारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है वो दादू भाई नारोजी ने लिखा है, एंड आर.सी. दत्ता ने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनको बिल्कुल अच्छे से 2 बार पॉज करके वीडियो लिख लेना है, ठीक है। दैट इज़ इट। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताई इन्होंने, क्या बताइए देख लेते हैं अभी, कि प्लांटेशंस, माइंस, जूट मिल्स, बैंकिंग, शिपिंग, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्ट कंसर्न्स प्रमोटेड सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग कैपिटलिस्ट फर्म्स मैनेज बाय फॉरेस्ट। और इस सारी फर्म्स को कौन मैनेज कर रहा है, जो अगर कोई फर्म लगी भी हुई है यहाँ पे जूट का रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना भी है, तो उसके लिए भी जो उसका हेड है वो कौन है, वो भी एक ब्रिटिशर ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है रिसोर्सेज को इंडिया से। यहाँ तक हमें करना था, यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है, ठीक है, और दैट इज़ इट। तो या तो क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाक से, है ना। ठीक है, तो क्विक रिवीजन अगर हम लेते हैं तो हमने क्या देखा, बंगाल की फॉर्मेशन करी थी हमारी मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। उसके बाद शहजुद्दीन आए, सरफराज खान आए, देन मेन फोकस इज अलवर्दी खान। अलवर्दी खान काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उन्होंने कभी भी क्या करने दिया, प्रिवेंट किया कि इंग्लिश एंड फ्रेंच अपनी फोर्टिफिकेशन ना कर पाए कलकत्ता एंड चंद्रनगौर में। उसके बाद सिराजुद्दौला आते हैं, सिराजुद्दौला जो आते हैं वो बेसिकली सीज कर देते हैं इंग्लिश फैक्ट्री को, बिकॉज उन्होंने फोर्टिफाई कर ली थी, लेकिन जीत भी जाते हैं इसका मतलब, लेकिन बाद में रॉबर्ट क्लाइव से हार जाते हैं। उसके बाद उनको ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करनी पड़ती है, ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जिसके चलते उनको सारी डिमांड्स माननी पड़ती हैं। और ब्रिटिश कर लेता है चंद्रनगौर, जो फ्रेंच की सेटलमेंट है उसको भी कैप्चर कर लेता है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी होती है, बिकॉज भैया सिराज को अच्छा नहीं लग रहा था, तो बैटल ऑफ प्लेसी करते हैं हमारा 1757 में।
और बेसिकली एक ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी उसके ही लोग उसके खिलाफ होते हैं तो नवाब की हार हो जाती है। कौन किस किस लोग ने? मीर जफ़र ने, मनिक चंद जो कि एक ऑफिसर है, अमीर चंद जो कि एक मर्चेंट है, जगत सेठ जो कि एक बैंकर है, एंड कादिम खान जो कि कमांडर है, उन्होंने उसको धोखा दिया। उसके बाद मीर जफ़र को क्या है, कंपनी का क्या बना देते हैं, मतलब सॉरी वो बना देते हैं, नवाब बना देते हैं। वहाँ से क्या ले देते हैं, उससे राइट ले लेते हैं कि भाई हमें फ्री ट्रेड करें दो बंगाल बिहार उड़ीसा में, प्लस में ज़मींदारी दो हमें 24 परगनास की। अब मीर जफ़र इसके कर्ज़ों में पड़ता रहता है और समझ नहीं आता। फिर उसके बाद उसको हटा के मीर कासिम को गद्दी पे ला देते हैं। मीर कासिम जो होता है थोड़ा सा मजबूत इंसान होता है, वो रिवॉल्ट करता है, गुस्से आ जाता है उसको, भैया अब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हो दस्तक का, फ्री ड्यूटी पासेस का। लेकिन उसकी हार हो जाती है, हार हो जाती है तो वो जाता है अवध और कॉन्फिडेंसी बना देता है हमारे शाहजुद्दौला। देखो सिराजुद्दौला अलग है और शाहजुद्दौला अलग है ना। शाहजुद्दौला इज़ अवध का है जो मगध एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ वहाँ पे जब बनाता है, फिर ये बैटल ऑफ बक्सर करते हैं तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन उनकी भी हार हो जाती है। मीर जफ़र दोबारा से थ्रोन पे बैठा दिया जाता है। मीर जफ़र फिर जब मर जाता है तो उसका बेटा आता है जिसके संग एक ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी में क्या करते हैं, एक तरीके से सब्सिडी लाइन्स टाइप कि आप डिस्पेंड कर दो अपनी आर्मी को, है ना, और एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बंगाल को एक डिप्यूटी सूबेदार को नॉमिनेट करो और उसको नॉमिनेट कंपनी करेगी। तो देखा जाए तो ठीक है, प्लस में जो हमारी दैट इज़ अवध वध होते हैं उनके साथ ट्रीटीज़ हो जाती है इलाहाबाद की। ठीक है, अवध का जो रूलर है शाहजुद्दौला शाह आलम सेकंड। तो यहाँ पे बेसिकली ड्यूल गवर्नमेंट चलती है बंगाल में 72 तक, जो कि कंपनी बेसिकली ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब है कि कंपनी के पास ही दीवानी एंड निज़ामत राइट्स हैं। अल्टीमेटली पावर कंपनी के पास है, लेकिन कंपनी जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन बाद में 1772 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग के चलते ये एंड हो जाता है। बात करें अगर मैसूर की, तो मैंने देखा था हैदर अली जो है वो पहले एक शोल्डर था, उसके बाद एक फौजदार बनता है, उसके बाद वो क्या करता है एक हमारा दैट इज़ पीएम बनता है, और उसके बाद हमारा वो रूलर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद वो पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ठीक है, जो हैदर अली है वो हरा देता है ब्रिटिशर्स को, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन कर लेता है। सेकेंड में वो खुद हार जाता है। अच्छा, होता क्यों है, बिकॉज जो हमारा फ्रेंच पोर्ट है माही जो उसके टेरिटरी में आ रहा था, ब्रिटिशर्स उस पर अटैक कर देते हैं। तो हैदर अली को सपोर्ट करता है निज़ाम बिन मराठा। ठीक है, हैदर अली जो है वो डिफीट हो जाता है, लेकिन फिर भी और मर भी जाता है। उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो सक्सीड करते हैं उसको और कंटिन्यू करते हैं स्ट्रगल को। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो जाती है, क्योंकि कोई हार नहीं रहा था, जीत नहीं रहा था, काफ़ी लंबी ट्रीटी चली। तो टीपू सुल्तान बेसिकली क्या करता है, ठीक है, आगे होता है थर्ड हमारा एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि हमारे बेसिकली मराठा एंड निज़ाम बेसिकली मदद करते हैं ब्रिटिशर्स को, एंड फिर वो हमारे टीपू सुल्तान को हरा देते हैं और ट्रीटी कर लेते हैं सेरिंगापट्टनम की। टीपू अपनी हाफ जो टेरिटरी है उसको खोल देता है। फोर्थ में क्या होता है, वो ज़बरदस्ती अटैक करते हैं वेलेस्ली स्पेशली। टीपू सुल्तान मर जाता है। जो टीपू था वो ओनली रूलर था जिसकी काफ़ी इकॉनमिक स्ट्रेंथ एंड फाउंडेशन अच्छी थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छी थी, एंड उसने एम्बेसीज वगैरह भी लगाई थी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके। फ्रांस के संग बहुत अच्छे रिश्ते थे इनके, ट्री ऑफ लिबर्टी भी उन्होंने अपनी सेरिंगापट्टनम में लगाया था, प्लस में वो मेंबर भी था जैकोबिन क्लब का, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो हमारा गुरु गोबिंद सिंह जो है ये हमारे लास्ट गुरु रहे हैं ना सिख के। पहले वो एक रिलीजियस सेक्ट था, लेकिन बाद में वो मिलिट्री ब्रदरहुड बन जाता है। कब बनता है, जब इन्वेजन्स काफ़ी हो रहे होते हैं इस टाइम पे। महाराजा रंजीत सिंह इसकी मात्र बहुत अच्छे रूलर रहे, ग्रेटेस्ट रूलर रहे, जिन्होंने फाउंड करा सिख रूल को, धीरे धीरे जगह भी ऑक्यूपाइड करी। उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स आए जैसे कि दिलीप सिंह, वो वीक थे काफ़ी। सिख पावर यहीं से टूटनी शुरू होती है। जो ब्रिटिशर्स हैं आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह दो वॉर करते हैं। पहले में बेसिकली हरा देते हैं जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन कर देते हैं, जिसमें उनकी सब्सिडी लाइन्स टाइप हो जाता है और पहला रेजिडेंट वो बिठा देते हैं लॉरेंस करके। उसके बाद सेकंड दोबारा होता है, और उसके बाद क्या होता है हमारा पूरी तरीके से एनेक्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपने कमिश्नर बिठा देते हैं, चीफ कमिश्नर। ठीक है, ओके। अब बता रखा है कि क्रोनोलॉजी बताइए कि सबसे पहला जैसे कि हैदराबाद सॉरी बंगाल था, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद हमारा दैट इज़ मैसूर को कैप्चर किया जाता है, मतलब सब्सिडी लाइन्स या फिर क्या तो एनेक्स। सबसे लास्ट में पंजाब को, और बीच में हमारा मराठास को, अवध को, एंड प्लस में एयरकोर्ट को कर लिया जाता है। बेसिक क्रोनोलॉजी थी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझा कि सबसे पहले 3 स्टेजेस में पहला मर्केंटाइज है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को यूज़ करेगी मोनोपलाइज करने के लिए ट्रेड को, है ना। और उसके लिए जो पैसा है वो कहाँ से खर्च करेगी, रेवेन्यू ऑफ बंगाल से। सेकेंड फेज़ में आता है इंडस्ट्रियल फेज़। यहाँ पे जो इंडिया है ना वो एक्सप्लोइटेड किया जाता है मार्केट, उसकी जो मार्केट है उस पर एक्सप्लोइटेशन किया जाता है ब्रिटिश गुड्स के लिए। एक्ट ऑफ 1813 वो अलाउ करता है कि वन वे ट्रेड हो ब्रिटिश का, एज अ रिजल्ट
इंडियन मार्केट जो है उन पर फ्लड हो जाती है। मतलब ये क्या कहता है कि इंडियन मार्केट्स में आने दो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स, जो कि चीफ है, मशीन मेड है, एंड इंडियन ट्रेडर्स इस तरीके से लॉस कर देते हैं अपने फॉरेन एज वेल एज होम मार्केट को। तो इंडियन के जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं बिक नहीं पाते। इंडियन को फोर्स किया जाता है कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल दो और हमारी फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करते रहो। हैवी ड्यूटी लगा दी जाती है इंडियन प्रोडक्ट्स पे, सो दैट वो इंग्लैंड या फिर किसी और फॉरेन कंट्री में एंटर ना कर पाए। ठीक है। थर्ड फेज़ आता है फाइनेंशियल फेज़ की, हमारे पैसे को विजली यूज़ करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, प्लस में रेलवेज़ वगैरह लगाने में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, बैंकिंग सिस्टम लगाने में भी हेल्प उसी में यूज़ करते हैं। तो ब्रिटिशर्स इस टाइम पे हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन के पैसों से, और इंडियन के नाम पे कर्ज लेके, और उसका कर्ज भी हम ही चुका रहे हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं इस टाइम पे। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली दादा भाई नारोजी ने अपनी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड आर.सी. दत्ता ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताया है और ब्लेम करा है कि जो भी हमारी हालत है आज इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी, वो ब्रिटिशर्स की वजह से है। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो बेसिकली रेफर करता है पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है। वो कहता है कि हमारा पैसा जो है हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, बाकी ब्रिटिशर्स उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के बताए हैं। तो ये बेसिक चीज़ है कि जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, अपने घर बेच देते हैं। ठीक है। कोई परचेज़ करना गुड तो भी वो हमारे पैसों से कर रहे हैं। सब्सिडीज जो देनी है ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चरर्स को, भी हमारे पैसे दे रहे हैं। रेमिटेंसेज अपने घर भेज देते हैं जी। ठीक है। और क्या हो रहा है, जो भी सैलरीज वगैरह हैं ऑफिशियल्स की वो भी हमारे ट्रेजरी में से जा रही है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो लगाया जा रहा है ब्रिटिश इन्वेस्टर्स के थ्रू। इससे इफेक्ट क्या है, ऑफकोर्स इंडियन इंटरप्राइजेस को ग्रोथ नहीं हो पाई, उनकी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जो है उनकी, मतलब पैसा ब्रिटिशर्स का हम वहाँ पे भर रहे हैं। ठीक है। इंडिया जो है एक जोन बन गया है फ्री ट्रेड का, और अब हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। प्लस में जो प्लांटेशंस में जितने भी हमारे फैक्ट्रीज लगी भी हुई हैं उनके सारे हेड कौन है, ब्रिटिशर्स खुद हैं। सो दैट इज़ इट। चलो खैर, इसको अच्छे से सुनना है एंड साथ में लिखते रहना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।